हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। आज के इस यूट्यूब सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेटिज्म। कॉर्पोरेटिज्म दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लेबर, एग्रीकल्चर, बिजनेस, बैंकिंग, साइंस एंड व्हाट नॉट। फ्रेंड्स, corporatism is the concept which has been launched right after Marxism and fascism, capitalism. Capitalism or Marxism. Right after capitalism, there was the rise of Marxism, which raised the conflict between the working class and the capitalists. और वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे ये दो क्लास के, वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे। उसकी वजह से बहुत से देशों में रेवोल्यूशन भी हुआ था, क्रांति हुई थी, जिसके कारण हमने मेरे पहले वीडियो में देखा है कि जो सरकारें बदल दी गई थी, proletariat became the ruling class and the capitalists were ruled by the working classes. That was the thing. So अगर हम आज इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसका उद्देश्य क्या था, ये हमें जानना है आज के इस सेशन में। और इसी बात पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। कॉर्पोरेटिज्म, ये जो है एक रिस्पॉन्स है। दिस इज द रिस्पॉन्स अगेंस्ट मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के अगेंस्ट ये एक रिस्पॉन्स है, जो कि क्लास स्ट्रगल जो है, वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, इसमें का जो क्लास स्ट्रगल था वो कम करने के लिए या फिर पूरी तरह से बंद करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया था। द मेन डिफरेंस इज दैट the capitalism is a form of socio-economic organization, and it is related to the personal or private ownerships that manage production of personal benefits. Already I have told you in one of my videos that the capitalist group is the group of manufacturers or owners, and they have their private ownerships. On the other hand, the corporatism is a political belief. It highlights how corporate groups such as business, agriculture, or working for the benefit of society. So, corporatism works for public, for social benefit. कॉरपोरेटिज्म जो है वो सोशल बेनिफिट के लिए काम करता है। कुछ जो ग्रुप्स है विच हैज कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटेंशंस, दे कम टुगेदर एंड दे फाइट फॉर दियर ओन इंटरेस्ट, ऐसा हम कहेंगे यहाँ पे। while capitalism is only associated with personal rights. कॉर्पोरेटिज्म की हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक बात जाननी है कि कॉमन इंटरेस्ट के जो ग्रुप होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो फिर बैंकिंग में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं और वो लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक ग्रुप इस्टेब्लिश कर देते हैं और उसके थ्रू वो अपना काम चलाते हैं। तो उसे हम कॉरपोरेटिज्म कहते हैं। कॉरपोरेटिज्म, सामुदायिक तत्वों पर हम किसी संस्था को चलाएं तो उसे कॉरपोरेटिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, द पर्सन हु ऑपरेट्स द बिजनेस हैज फुल ओनरशिप और लायबिलिटी ओवर इट। ये जो है कैपिटलिस्ट के बारे में मैं बता रही हूँ कि कैपिटलिस्ट ग्रुप का क्या होता है कि कैपिटलिस्ट ग्रुप में एक ही ओनर रहता है और वो ही अपना बिजनेस चलाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉरपोरेटिज्म में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सब मिलके वो बिजनेस या फिर वो ग्रुप आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या फिर कोई और मल्टीनेशनल कंपनी हो, या फिर कोई और जो कि
बैंकिंग में काम कर रहा हो या फिर किसी साइंटिफिक फील्ड में काम कर रहा हो, तो वो सब मिलके काम करते हैं। दे हैव इक्वल इंटरेस्ट एंड इक्वल प्रॉफिट्स। सो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। किसी भी तरह से कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं रहता है। द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन जो है ओनरशिप का फ्रॉम कंट्रोल, एक के कंट्रोल से या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल इनेबल्स बिग बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स टू परस्यू देयर ओन एजेंडा। एक अपना ही एजेंडा हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं ग्रुप मिलके, और all too often this results in an unholy alliance between big business and big government, the former achieving protection from competition via state decrees or regulations, and the latter gaining its prized goal of greater power and intervention along with a ready-made scapegoat, especially the market when things go wrong. तो यहाँ पे हमें एक बात समझ लेनी है कि ये जो सामुदायिक तत्वों पर काम करने वाले ये संस्थाएं हैं, जिसे हम कॉरपोरेटिस्ट या फिर कॉरपोरेट ग्रुप्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना ही एक एजेंडा लेके ये संस्था इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको गवर्नमेंट का पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। लेकिन ये लोग भी सीएसआर दैट इज, ये जो कॉरपोरेटिस्ट या फिर कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम करने वाली इंडस्ट्रीज है, तो ये भी लोगों की एक सीएसआर एजेंडा रहता है। ये इसका मतलब होता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू कैरी ऑन। और ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि सोसाइटी की तरफ भी हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम सोसाइटी में काम करते हैं एक संस्था बनकर। तो उन्हें वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैरी ऑन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से वो सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। तो वो उस हिसाब से वो अपने एजेंडास तैयार करते हैं, जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट उनको वैसे वैसा सपोर्ट करती है। और दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर पड़ जाते हैं। और और एक बात है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी उसमें नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, कॉर्पोरेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम करती है, बल्कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी इन्होंने बना ली है। और अगर हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने जो एक एग्रीकल्चरल लॉ लाया था, तो उसमें भी हमने ये देखा है कि वो किस तरह से जो कॉरपोरेट फार्मिंग की कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे हमें बताई थी कि एपीएमसी को हम अपना अनाज देते हैं या फिर फार्मर्स अनाज देते हैं, और एपीएमसी जो है उनके हिसाब से प्राइसिंग उनके हिसाब से उसकी प्राइसिंग करती है और उसको सेल करती है। और जो उसका रिटर्न है जो कि फार्मर्स को मिलता है, वो भी एपीएमसी के हिसाब से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे मोदी सरकार ने जो लॉ लाया था फार्मर्स के लिए, तो उसके थ्रू द फार्मर्स वेर एबल टू डिसाइड द pricing or value of their own grains or goods, or that was the law. But see, apart from that, they had told the benefits of corporate farming also, but that was quite the farmers were quite reluctant to accept that law. And हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह बहुत सी बातें हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है शायद। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो एक बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जो बंजर जमीन है या फिर इनफर्टाइल लैंड जो है, उसे हम किसी एमएनसी को या फिर मल्टीनेशनल कंपनी को रेंट पे दे सकते हैं, और उसके थ्रू हम या फिर फार्मर्स अनाज उगाकर उसके रिटर्न्स भी पा सकते हैं, जिसके ऊपर वो खुद खेती नहीं कर सकते।
तो वो एमएनसी के थ्रू उनको रेंट पे देके या फिर लीज पे देके वो खेती कर सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है या फिर बिल्कुल भी वो खेती नहीं कर सकते हैं, शायद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी हो सकती है। तो ये बात भी हमें यहाँ पे समझ लेनी है। इसी के साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग में और एक बात जो जुड़ चुकी है वो है कि एनिमल फार्मिंग में हम पोल्ट्री फार्म्स भी कर सकते हैं या फिर गौपालन वगैरह, ऐसा भी काउ फार्मिंग है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग है। ये सब हम कर सकते हैं, ये फार्मर्स कर सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो ये बात भी हमें समझ लेनी है कि ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटिज्म में ही आती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंकिंग भी एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत दिनों से, बहुत सालों से गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड द कॉर्पोरेट बैंकिंग हैज बीन एक्सेप्टेड as the great tool for supporting the society. These corporate banks need government licenses and they cannot issue their own bank notes. They are prisoners of interest rates set by the central bank and central government and make billions of pounds directly from governments, raising capital from them and trading their securities and advertising them. On the top of all that, the deposits guaranteed by the government, banks need hold no reserves of the money in which they deal, nor need they hold much in the way of capital, and they are guaranteed not to fail. As we have seen with certain banks, which is to carry on as usual under government ownership when even its former shareholders are seeking compensation from the taxpayer. At with a mere handful of expectations, journalists betray banking as a greedy capitalism और इवन मार्केट फंडामेंटलिज्म। तो यहाँ पे हमें ये भी बात समझ लेनी है कि जो कॉरपोरेट बैंकिंग है उसकी वजह से शायद हमें बहुत ही सपोर्ट मिला है, सोसाइटी को सपोर्ट मिला है। जो जो भी इंडिविजुअल है, the person who wants to establish his business, maybe in the farming, maybe in the agriculture, maybe in any trade, then the bank support. It is not necessary that that should be the government established bank, but it can be the corporate banks also that help him or that individual in order to succeed his or her business. And whatever their savings are, they are also safe in their banks, the corporate banks, and the government also guarantees that saving is safe in those corporate banks also. So that is the thing with the corporate or corporatism. I have already told you that corporatism is associated with social benefits. The market in corporatism does not have much competition, unlike the capitalist. This is because the authority is with the government and the power is only given to one or two institutions operating in the market, and that is the reason why there is not much competition. So the exchange taking place in the corporatism is known as involuntary exchange. Involuntary, not voluntary. Therefore, institutions don't individual authority but follow government rules and regulations. So this means that half of the authority is in the hands of the government and profits or benefits made are for the public of that area. Already I have told you that there was the class conflict in the capitalism, and that is the reason why the concept of corporatism came forward. So over here I have shown you one picture, and in that picture you can see that overworked, underpaid. That means the union of laborers was asking for equal pay for equal work, and that was the demand of the working class.
when the capitalist group or capitalist people were not accepting that the trade unions or the labor unions were established and they were demanding for their rights. See, I have given you here some photographs or pics which emphasize on the higher wages, 8-hour work day, then benefits, equal pay for equal work, justice, democracy to the workplace. So these are the demands which were not accepted by the capitalist or bourgeois at that time, and that is the reason why the corporatist movement was started or the concept was started, and through that the class struggle came to an end. Instead of having the struggle at the working place, what we have to do, we have to solve these conflicts with mutual understanding, and for that the corporatists or corporatism came into the corporatism came into the existence. So through the corporatism, uh, here we can see that there was the organization of society through corporate groups. That means corporatism is known as the corporate statism और पॉलिटिकल कल्चर. इट इज अ पॉलिटिकल कल्चर. एक प्रकार की राजनीतिक संस्कृति यहाँ पे निर्माण हो गई थी कॉरपोरेटिज्म से, और उसके थ्रू एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो एक्सेप्ट की गई थी सोसाइटी में. उसमें ये बात थी कि जो भी कॉरपोरेट ग्रुप आएगा उसका एक ही इंटरेस्ट होगा और एक ही इंटेंशन होगा जिसके लिए वो ग्रुप में काम करेंगे, सामुदायिक रूप से काम करेंगे और सामुदायिक रूप से उनका इंटरेस्ट भी सिक्योर होगा. तो ये बात हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है, और इसकी वजह से ही शायद लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं पे खत्म होते हुए हमें दिखाई दिए हैं. तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि कॉर्पोरेटिज्म वाज द मूवमेंट अगेंस्ट द मार्क्सिज्म, और फैसिज्म भी कहेंगे, टोटलिटेरिज्म भी एक कॉन्सेप्ट थी या फिर एक गवर्नमेंट का फॉर्म था, एक आइडियोलॉजी थी जिसके अगेंस्ट भी ये जो कॉर्पोरेटिज्म है वो काम कर रहा था. और लिबरलिज्म, फैसिज्म, टोटलिटेरिज्म, ये सभी के अगेंस्ट जो कॉर्पोरेटिज्म है वो काम कर रहा था. और कॉर्पोरेटिज्म बिकेम वन ऑफ द मेन टेनेंट्स ऑफ इटालियन फैसिज्म. And Benito Mussolini's fascist regime in Italy advocated the total integration of divergent interest into the state for the common good. इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पे कॉर्पोरेटिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ा था. यहाँ पे जो वेरियस ग्रुप्स इस्टेब्लिश हो गए थे जो काम करने के लिए, तो उनका जो कॉमन इंटरेस्ट था वो सिक्योर करना जरूरी था, और उसका सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से हमें मुसोलिनी ने किया हुआ यहाँ पे दिखाई देता है. ये कोई आजकल की बात नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो इसके जो रूट्स हैं तो वो हमें एरिस्टोटल के टाइम से दिखाई देते हैं, और इसका एक ही इंटेंशन था, दैट वाज द इंटेंशन टू फाइंड हैप्पीनेस इन द कम्युनिटी. सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका हैप्पीनेस फाइंड करना, यही एक इसका इंटेंशन है. द स्टेट इन द कॉर्पोरेटिस्ट ट्रेडिशन इज द क्लियरली इंटरवेंशनिस्ट एंड powerful. Why? Because the people came together and they work for the same intention or one intention, and that is the reason why they found their happiness while working without any conflict or without any controversy. So these things we have to keep in our mind. See, one more thing I have told you here, that these flavors of corporatism include the social democratic regimes of Europe and Americas, but also the East Asian and Islamic fundamentalist regimes such as Taiwan, Singapore, and Iran. The Islamic socialist states such as Syria, Libya, and Algeria
are more corporatist than socialist, as was Iraq under Saddam Hussein. The formerly communist regimes such as Russia, China are now clearly corporatist in economic philosophy, although not in frame. तो कॉरपोरेटिस्ट मूवमेंट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर साइंटिफिक एरियाज या फिर मैंने आपको बताया कि बैंकिंग या फिर लेबर यूनियंस या फिर ट्रेड यूनियंस इसमें ही काम करता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मिलिट्री में भी काम करता है। और उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है, जैसा कि हमने देखा कि सद्दाम हुसैन की या फिर मुस्लिम कंट्रीज की, कुछ मुस्लिम कंट्रीज की खुद की मिलिट्री थी, उनका कॉमन इंटरेस्ट था, दे शेयर्ड द कॉमन इंटरेस्ट फॉर in order to secure their common intentions, and that was also the corporatist movement. So what we have to understand that corporatist movement or corporatist people can work in various fields, not only in the agriculture, banking, science, or labor, but they can work in the securities also. That we have to understand. That means it is very essential to understand what is corporatism. और ये बात बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे समझ लें। अब कॉरपोरेटिज्म जो है वो मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर में भी आ गया है, और एग्रीकल्चर में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, या फिर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग मेनी न्यू लॉज बाय अमेंडिंग मेनी लॉज विद द एम ऑफ स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग के हिसाब से काम करने का जो इंटेंशन गवर्नमेंट का है वो बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से शायद हम फार्मर्स को बहुत ही लाभ मिल सकता है। टू प्रमोट द कॉर्पोरेट फार्मिंग, द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू लीज or buy barren lands and other prime lands. Seeing the increasing demand, some corporate companies want to do agriculture work according to the contract with the farmers, and due to this the farmers can get a lot of value for fruits, vegetables, flowers, and cash crops. So जो कि मैंने पहले भी बताए हैं कि जो बैरन लैंड्स है या फिर इनफर्टाइल लैंड्स है, वहाँ पे उस खेती को या फिर एक तो खरीद ले या फिर उसको लीज पर देके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए बुलाया जाए या फिर उनको करने की परमिशन दी जाए। ऐसा एक इंटेंशन गवर्नमेंट का है जो कि एग्रीकल्चर लॉ में उन्होंने बताए हैं, और उसके थ्रू शायद ये जो हमारे फार्मर्स हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जमीन का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेजिटेबल्स की खेती कर सकते हैं, फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं, या फिर कैश क्रॉप्स ले सकते हैं, या फिर फ्रूट्स की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी यहाँ पे हमें जो है समझ लेने हैं। वो ये भी हो सकता है कि अगर मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज को हम अलाउ करते हैं यहाँ पे लैंड लीज लेने के लिए और उस पे खेती करने के लिए, तो पहले के दिन शायद फिर से आ जाए। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं पे उस लैंड पे अगर खरीद ले तो कब्जा भी कर सकते हैं, अगर ना खरीदे तो ठीक है, लीज पर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका होल्ड पूरी तरह से रहेगा। जहाँ की वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात एक तरफ से अलग बात है, लेकिन हमारे फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट हो रहा है, ये बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन पूरा कंट्रोल जो है तो उन एमएनसीज का रहेगा या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज का रहेगा। उसका एडवर्स इफेक्ट भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो ये बात भी कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, और इसीलिए कॉर्पोरेटिज्म इज द बेस्ट वे, लेकिन कॉर्पोरेट फार्मिंग इज ऑल्सो द बेस्ट वे, बट to whom we are going to lease our land or our farms, that we have to consider again. So corporatism has acquired each and every sector in the society,
and it is helping to the society through CSRs, um, that is corporate social responsibility. So ये बात हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है. So friends, I think that all of you might have understood what is corporatism, how it can be helpful for our society, and how it is helping nowadays also. So in the various sectors like agriculture, banking, education, or maybe in the union of labors, securities, military, etc. etc. So अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आपने मेरा ये वीडियो देखा इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, my YouTube channel also. Thank you.